हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 6 फ्लो ऑफ कंट्रोल पढ़ने वाले हैं। तो जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने अपने पाइथन के बारे में देखा था कि हाँ उसका इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरह से वो काम करता है, उसके फीचर्स देखे थे कि पाइथन किस तरह की लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी थी। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसे अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें हमने ये भी समझा था कि सूडो कोड्स, हमारे फ्लो चार्ट्स और ये सब किस तरह से काम करता है। तो वो सारी चीज़ें हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में है, तो आप वो देख सकते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास फ्लो ऑफ कंट्रोल, उसको हम क्या देखेंगे, मतलब इस चैप्टर में क्या है, क्या समझेंगे इसमें हम। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल नाम से ही समझ में आ रहा है कि जैसा जैसा आपको स्टेटमेंट्स दी गई है, तरह से आपके कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कोड लिखा गया है, तो उसी के फ्लो के साथ जब आप क्या करते हो, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, जब आप कोडिंग कर रहे हो, पाइथन अपना चला रहे हो, तो आपने जो कोड लिखा है उसी के फ्लो के साथ जब आप क्या कर रहे हो, चल रहे हो, उसी के फ्लो के साथ अपना कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, तो वो हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल है। यानी कि मान लो कि मैंने क्या करा, कोई स्टेटमेंट अपने लिख दी, मैंने दो तीन लाइनें यहाँ पे लिखी, 4 लाइनें मानो मैं अपनी जो है कोड लिखा। उसके बाद मैंने कहा कि अगर ये कंडीशन है तो ये परफॉर्म करो, दूसरी कंडीशन है तो ये परफॉर्म करो, कोई और कंडीशन है तो ये परफॉर्म करो। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो आप इस लास्ट वाली कंडीशन को परफॉर्म करो। तो हमारा कोड क्या करेगा, पहली लाइन पढ़ेगा, फिर वो देखेगा कि क्या ये कंडीशन सही है, अगर सही होगी तो वो आगे काम करेगा। फिर वो दूसरी लाइन पढ़ेगा, वो देखेगा पहले वाली सही थी तो दूसरी वाली को एग्जीक्यूट करके देखेगा, फिर वो देखेगा तीसरी वाली को एग्जीक्यूट करके देखेगा। तीनों में से कोई भी हमारी एग्जीक्यूशन के लिए नहीं थी तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले केस को अप्लाई करके देखेंगे और फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इन द सेंस मैं आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपने क्या किया, एक फ्लो के साथ आपने काम किया कि आपको 4 स्टेटमेंट्स दे रखी थी, उनके अकॉर्डिंग आपको अपने कोड को रन करना था। तो आपने वो चारों स्टेटमेंट्स क्या करी, एक एक करके रीड करी। रीड करने के बाद आप एक फ्लो के साथ गए, पहली स्टेटमेंट रीड करी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो आप एक फ्लो के साथ चल रहे हो और क्या कर रहे हो, अपने उस कोड को रन करने के लिए आप काम कर रहे हो। तो जैसे इस एग्जाम्पल में दिया है कि अगर आप एग्जाम्पल देखो तो स्कूल बस आपको दिख रही है और फिर आपको एट द एंड स्कूल दिख रहा है, पर आप देखो कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही रास्ता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्कूल बस के थ्रू स्कूल आ सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप दूसरा ऑप्शन चूज करके वहां पे आ जाओ। तो आप एक ही रोड से क्या कर सकते हो, एक सिंगल रोड ही आपके पास अवेलेबल है, तो आप एक ही रोड से अपने स्कूल जा सकते हो। पर यहाँ पे ये क्या है, हम कह सकते हैं कि आप फ्लो के साथ चल रहे हो कि एक रोड था, आप इसी रोड के फ्लो के साथ में मूव करके अपने स्कूल आ गए। पर यहाँ पे फ्लो ऑफ कंट्रोल हम इसी चैप्टर में क्या समझेंगे, हमारे पास कंडीशंस होंगी। जैसे आपने देखा होगा, आपकी मैम ने पढ़ाया होगा इफ, एल्स और एलिफ वाली कंडीशंस। इफ, एल्स और एलिफ को हम बीच में लगाते हैं, एल्स को हम लास्ट में लगाते हैं, पर मैंने लिख दिया। तो इसमें क्या है, कंडीशंस है कि आप, अब ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि किस तरह से कंडीशंस काम करेंगी, पर अब चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं ताकि हम समझ सके। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो, फिर उसके बाद हम सिलेक्शन देखेंगे किस तरह से, जैसे अगर यहाँ पे तो एक ही पाथ था, पर अगर आपके पास क्या है, 2-3 पाथ है, 2-3 कोड है एक ही प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो आप किस तरह से सिलेक्ट करोगे। इंडेंटेशन क्या होती है, पाइथन हमारा इंडेंटेशन के ऊपर काम करता है। फिर उसके बाद रिपीटिशन क्या है, किसी भी लूप को, किसी भी प्रोग्राम को आपको ब्रेक और कंटिन्यू किस तरह से करना है स्टेटमेंट्स के थ्रू। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, यानी कि लूप के अंदर लूप जब होता है तो वो होता है हमारा नेस्टेड लूप। पर अब लूप क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करता है, एग्जाम्पल को आगे एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि इसके एग्जाम्पल के दौरान ही चलते हैं। क्या बोला है, द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल। यानी कि जो ऑर्डर आपको दिया गया है, जैसे मान लो आपने क्या किया, एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया, आपने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखी थी, अब वो स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हुई तो उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन का, यानी कि जो ऑर्डर आपने अपने कोड में लिखा था, वो कोड जो है आपका, वो ऑर्डर जो है, जब वो एग्जीक्यूट हुआ आपके स्टेटमेंट्स के थ्रू, तो उसको हम फ्लो ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। सो द फ्लो ऑफ कंट्रोल कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। पाइथन सपोर्ट 2 टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, सिलेक्शंस एंड रिपीटिशंस। यानी कि जो हमने कोड लिखा है अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए, जब वो कोड एग्जीक्यूट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ कंट्रोल बोलेंगे। और यहाँ पे पाइथन क्या करता है, 2 टाइप के फ्लो ऑफ कंट्रोल को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि सपोर्ट करता है। पहला एक तो सिलेक्शन का, दूसरा रिपीटिशन का। तो ये किस तरह से होता है, किस तरह से काम चलता है, वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मान लो कि अब हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं अभी मैं आपको समझा रही हूँ, और अपनी एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पाइथन के थ्रू अपने कंप्यूटर सिस्टम पर बैठकर किस तरह से प्रोग्राम बनाने हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट करने हैं, वो मैं आपको प्रोग्राम रन करके भी दिखाऊंगी। पहला बोला है कि आपको क्या करना है, मान लो कि अगर आपको 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस को प्रिंट कराना है तो किस तरह से प्रिंट कराओगे, आपको कुछ ना कुछ कोड, कुछ ना कुछ अपने ऑर्डर्स तो लिखने पड़ेंगे ना। तो क्या लिखोगे, किस तरह से करोगे, तो जैसे आपको क्या करना है, जो हमारे कमेंट है, मैंने आपको पहले अपने प्रीवियस चैप्टर में
ही बताया था कि जो हैशटैग होता है उसको हम किस लिए यूज करते हैं, अपने कमेंट के लिए यूज करते हैं। और हैशटैग वाली चीजें हमारी क्या है, प्रिंट नहीं होती, वो सिर्फ फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए ही हम यूज करते हैं। तो जैसा आपने यहाँ पे क्या किया, आपने मान लो अपना वेरिएबल ले लिया num1 और उसके अंदर आपने यूजर से क्या किया, डेटा एंटर करवाया। तो आपने क्या किया, मान लो आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए थी, तो इसलिए आपने टाइप यहाँ पे लगा दिया क्या, इंट। इंट के बाद आपने इनपुट लिया यूजर से और स्टेटमेंट क्या दी, एंटर फर्स्ट नंबर। आपको जो भी पहला नंबर डालना है वो एंटर करो। उसके बाद आपने दूसरा नंबर बनाया num2 इज इक्वल टू इंट, यानी कि इंटीजर होना चाहिए, इनपुट एंटर सेकंड नंबर। उसके बाद आपने क्या किया, कोटेशन मार्क लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब आपने दूसरा किया जिसमें आपने डिफरेंस एक और वेरिएबल बनाया डिफ का। इसमें क्या किया आपने num1 माइनस num2 किया। तो आपने इसको कहाँ पे सेव कराया, डिफ के अंदर, यानी कि इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं सेव होना चाहिए, तभी तो हम उसे प्रिंट करा पाएंगे। तो आपने उसे डिफ के अंदर सेव करा लिया। लास्ट में आपने क्या किया, उसको प्रिंट कराया। आपने प्रिंट क्या कराया, द डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस किसका, num1 का, तो num1 लिखा, एंड num2 का, और क्या है, इस डिफ, यानी कि जो डिफरेंस है num1 का और num2 का वो क्या है, हमारा डिफ है। मान लो कि num1 क्या है आपका 5 था और num2 क्या है आपका 2 था, तो डिफरेंस क्या होगा, 5 माइनस 2। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा द डिफरेंस ऑफ num1 5 एंड num2 2 इज, क्या लिख के आ जाएगा, 3 लिख के आ जाएगा। इसी तरह से एग्जांपल में क्या दिया कि मान लो फर्स्ट नंबर क्या था 5, सेकंड नंबर था आपका 7, तो डिफरेंस क्या हुआ, 5 माइनस 7 इज माइनस 2 का आपका डिफरेंस आ गया। तो इस तरह से ये कहते हैं ये फ्लो ऑफ कंट्रोल था, जो आपने ऑर्डर दिया, जो आपने कोड लिखा, जो आपने स्टेटमेंट दी, जब वो क्या हुई, एग्जीक्यूट हुई, तो वो एक फ्लो ऑफ कंट्रोल में चल रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपने सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि सिलेक्शन में क्या होता है कि जब आपके पास क्या हो, एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो, तो आप क्या करते हो, उस चीज को सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हो। मान लो आपके पास ऑप्शन ए है, आपके पास ऑप्शन बी है, आपके पास ऑप्शन सी है, तो आप ए चूज करोगे, बी करोगे, सी करोगे, आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपको किसको सिलेक्ट करना है, ये यहाँ पे आपके पास में क्या होता है सिलेक्शन में, यहाँ पे आपके पास में कह सकते हैं चॉइस अवेलेबल होती है। तो जैसे मान लो कि अगर आप किसी स्टेशनरी शॉप गए, वहां से आपको पेन खरीदने हैं, 10 रुपए के ही खरीदे, तो आपके पास वेराइटी ऑफ पेन होंगे जिनमें से आप कोई भी एक ले सकते हो। उसी तरह से जैसे अगर आप गूगल मैप पे सर्च करते हो कि अगर आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वहां पे आपके पास में जो रूट्स है आपको अवेलेबल होता है। तो कभी कभी एक से ज्यादा रूट अवेलेबल होता है, जैसे कि आपका लीस्ट क्राउडेड पाथ कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, या आपका अगर आपको कहीं पे ट्रैफिक देखने को मिल रहा है तो वहां पे कौन सा साइड पे ट्रैफिक नहीं है, इस तरह से अगर आपको पाथ देखने को मिलता है तो ये आपकी प्रायोरिटी के ऊपर है कि आपको किसको चूज करना है। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कोडिंग हम करते हैं, जो प्रोग्राम सब बनाते हैं, उनमें भी सिमिलरली हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इफ और एल्स का यूज करते हैं। इफ और एल्स में क्या होता है, इसका कलर चेंज करते हैं। इफ और एल्स में हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि हम क्या करेंगे, जैसे मान लो अगर पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मैंने इफ वाली कंडीशन लगाई, अगर ये फुलफिल हो रही है तो ठीक है, पर अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो मैं क्या करूंगी, मैं एल्स का यूज करूंगी। अब एल्स वाली कंडीशन, अब इन दोनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो क्या हो जाएगी, वो मेरे लिए सिलेक्ट होकर वहां पे हमारा कोड जो है उस कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये यहाँ पे सिलेक्शन हुआ कि मुझे इफ वाली स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है या एल्स वाली स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो ये तो आपको यहाँ पे इसका एक फ्लो चार्ट दे रखा है, पर इसी का एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे रीड करके दिखाऊं तो सबसे पहले तो सिंटेक्स याद करो। सिंटेक्स क्या है हमारा, इफ कंडीशन का, इफ स्टेटमेंट का, तो इफ कंडीशन ऑफ अपनी स्टेटमेंट दे दो। तो जैसे एग्जांपल अगर हम समझे, सारे एग्जांपल्स मैं आपको रन भी करके दिखाऊंगी, पर अभी सिर्फ बुक से इसी तरह से समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल में क्या दरकार है, पहला एग्जांपल में बोला है कि एज इज इक्वल टू इंट इनपुट, यानी कि एज क्या है हमारी, इंट इंटीजर वैल्यू है, इनपुट कराएंगे अपने यूजर से और एंटर करेगा वो जो भी एज है वो। उसके बाद अगर इफ क्या हो, अगर हमारी एज जो है वो ग्रेटर या इक्वल टू है 18 के, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे प्रिंट एलिजिबल टू वोट, यानी कि हम तब कह सकते हैं कि क्या कंडीशन है कि हमें क्या हम एलिजिबल है वोट करने के लिए। तो अगर यहाँ पे तो सिर्फ एक कंडीशन थी इफ की, ये हमें चूज करनी ही पड़ेगी, पर मान लो अगर कोई किसी ने डाल दिया 16 एज, तो मैं क्या करूँ, अब यहाँ पे मैं इफ तो मैं तो यहाँ पे 18 से ऊपर बोला था, तो उसके बाद तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो अब यहाँ पे हम क्या देंगे, अपने स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देंगे, एक इफ का और एक एल्स का। तो इफ वाली कंडीशन थी कि 18 या 18 से ज्यादा। अब मान लो कि किसी ने एज डाल दी 18 से कम, तो फिर क्या होगा, तो एल्स वाली कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, हमारी लागू होगी। तो यहाँ पे कोडिंग ने क्या किया, उसको सिलेक्ट कर लिया एल्स वाली स्टेटमेंट को। तो एल्स वाली में क्या आ जाएगा, एल्स वाली में हमारी दूसरी एज आ जाएगी। जैसे एज में क्या था, हमने एंटर कराया यूजर से, उसके बाद अगर एज हमारी 18 से कम है, जैसे यहाँ पे क्या है, सॉरी 18 से ज्यादा है, 18 या 18 से ज्यादा है, तो क्या कराएंगे, एलिजिबल टू वोट।
एल्स अगर ऐसा नहीं होता, पहली स्टेटमेंट फॉलो नहीं होती, तो एल्स हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे नॉट एलिजिबल टू वोट। तो आई होप समझ आया कि किस तरह से हमें सिलेक्ट करना है। मान लो यूजर ने पहले एज डाली 18, तो क्या प्रिंट होकर आएगा, एलिजिबल टू वोट। फिर उसके बाद उसने डाली एज 22, फिर क्या लिख कर आएगा, एलिजिबल टू वोट। मान लो अब यूजर ने एज डाल दी 2, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आएगा, अब प्रिंट होकर आएगा। अगर हम अपनी स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे देखो, पहले वो इफ वाली कंडीशन में जाएगी, इफ वाली कंडीशन में वो देखेगा कि ये तो क्या है, एज जो है 2 वो बड़ी या बराबर नहीं है 18 के, ये तो रॉन्ग हो गया। तो इसलिए फिर वो क्या करेगी, एल्स के पास जाएगी, एल्स के पास देखेगी कि अब मुझे क्या करना है, नॉट एलिजिबल टू वोट प्रिंट कराना है। तो ये यूजर जो एंटर करेगा अपने डेटा को, उसी अकॉर्डिंग ये काम चलेगा। अब सिर्फ इफ और एल्स ही नहीं होते, इफ और एल्स से ज्यादा, मान लो इफ और एल्स मैंने क्या किया, सिर्फ 2 कंडीशन देने के लिए यूज किया कि मान लो या तो ये हो या फिर ये कर दो। पर मान लो 2 से ज्यादा कंडीशन आ गई, या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो। जब ये तीनों नहीं फॉलो हुआ तो लास्ट में कुछ और हो, तो तब हम क्या करेंगे, जब 2 से ज्यादा कंडीशन हमारे पास में आ गई हैं, तब हम यूज करेंगे एलिफ का। यानी कि पहली कंडीशन के लिए इफ यूज किया, एक मिनट, पहली कंडीशन के लिए हमने इफ यूज किया, लास्ट वाली कंडीशन के लिए हमने क्या किया, एल्स यूज किया। अब बीच में अगर बहुत सारी कंडीशंस हैं तो हम क्या यूज करेंगे, एलिफ का यूज करेंगे। तो आई होप समझ में आएगा कि एलिफ का यूज किस तरह से होता है। तो अब इसे भी फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो देखो इसका भी प्रोग्राम है, वही आपको मैं रीड करके दिखाती हूँ। ये तो हो गया इफ और एल्स का एग्जांपल, कि मान लो आपने 2 नंबर लिए, पहला नम 1 था आपका, आपने इंटीजर इनपुट कराया, फिर नम 2 था आपका, वो भी इंटीजर आपने इनपुट कराया यूजर से। और अगर इफ, यहाँ पे कंडीशन है इफ, अगर हमारा नम 1 बड़ा है नम 2 से, तो क्या करो, डिफरेंस निकालो नम 1 माइनस नम 2। एल्स क्या करो, एल्स आप करो डिफरेंस नम 2 माइनस नम 1, यानी कि हमें सिर्फ एक पॉजिटिव डिफरेंस ही चाहिए। तो उसका मतलब क्या होगा कि मान लो हमारा नम 1 मान लो किसी ने दे दिया 8 और नम 2 दे दिया किसी ने 2, तो क्या होगा, तो हमारी ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी कि नम 1 बड़ा है, तो इफ वाली कंडीशन फॉलो होगी, एल्स वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो क्या होगा, तब करेंगे 8 माइनस 2, तो आ जाएगा आंसर 6। पर अगर मान लो कि अगर मैं इसे इरेज करूं और मैं मान लो कि अब हमारा दूसरा नंबर किसी ने दे दिया, पहला नंबर दे दिया किसी ने 2 और दूसरा नंबर दे दिया किसी ने 8, तो अब क्या होगा, पहली वाली कंडीशन तो गलत हो गई, क्योंकि नम 1 जो है वो बड़ा नहीं है, ये तो रॉन्ग है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि नम 2 बड़ा है, तो नम 2 बड़ा है तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, एल्स वाली। इसमें हमने बोला कि अगर नम 2 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे नम 2 माइनस नम 1, यानी कि 8 माइनस 2, अब नम 2 माइनस नम 1 होगा। अब आंसर हमारा 6 आएगा। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी कंडीशन जो है वो सिलेक्ट होकर सॉल्व करी जाती है। तो आई होप समझ में आएगा। इसे इरेज कर लेते हैं पहले अच्छे से, 1 मिनट बस, ठीक है। तो आई होप समझ में आएगा। अब देख लेते हैं एक कंडीशन हम एलिफ वाली देख लेते हैं। एलिफ में क्या होगा, जैसे मान लो कि हमें क्या करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 नंबर को चेक करना है कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है, कौन सा नंबर नेगेटिव है, कौन सा नंबर 0 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे। अब ये 2 से ज्यादा कंडीशंस हैं। अगर हमारा नंबर क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि जो भी नंबर है, जो भी हमारा नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो ये तो हुआ हमारी इफ कंडीशन में। इफ कंडीशन लागू हो गई, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लो हमारे यूजर ने इनपुट कर दिया और नंबर किससे, अब हमारा नंबर जो है वो छोटा हो गया 0 से। अब मान लो अगर वो नंबर 0 से छोटा है तो वो क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा। तो ये कंडीशन भी फॉलो हुई। तो इफ और एलिफ ये कंडीशन फॉलो हुई। पर मान लो यूजर ने नंबर ही डाल दिया, नंबर इज इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब नंबर 0 हो गया है। तो ना तो अब ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, ये क्या है, अलग नंबर है, ये 0 है। तो इसे हम प्रिंट करेंगे तो नंबर इज 0। तो इसलिए हमें 3 कंडीशंस लेने की जरूरत पड़ी। पहला क्या लगाया, पहला लगाया इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट करा दो पॉजिटिव। अगर ये स्टेटमेंट गलत आ रही है, यानी कि यूजर ने कुछ और नंबर लिखा है, तो हम लगाएंगे एलिफ, क्योंकि 3 कंडीशन है इसलिए एलिफ लगाया। एलिफ अगर हमारा नंबर क्या है 0 से छोटा, तो प्रिंट कराएंगे नंबर इज नेगेटिव। और अगर इसके बाद भी क्या हो जाए, अगर इन दोनों कंडीशन को भी फॉलो नहीं हो रहा है, ना तो हमारा नंबर 0 से बड़ा है और ना ही हमारा नंबर 0 से छोटा है, तो क्या ऑप्शन बचता है, 0 के बराबर होगा। तो हम क्या कर देंगे, एल्स वाली कंडीशन लगाएंगे, प्रिंट नंबर इज 0। तो इस तरह से हमारा क्या है, जो कंडीशन है वो फॉलो होती है। तो आई होप आपको जो इफ, एल्स और एलिफ वाली कंडीशन है वो सारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, आप दोबारा से इसको पीछे करके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो ये आप खुद रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको डाउट आता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको प्रोग्राम तो खुद से रन करके दिखाऊंगी, तो आप उसको भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब जो हमारा नंबर ऑफ एलिफ है, जैसे हमने देखा कि इफ जो है वो हम एक बार यूज करते हैं और एल्स हम क्या करते हैं, लास्ट में यूज करते हैं। तो ये तो एक बार यूज हो रहा है, तो क्या एलिफ की भी ऐसी कोई मतलब रेंज है कि ये सिर्फ इतने टाइम से यूज हो सकता है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एलिफ क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट है। अब उसे यहाँ पे किसी ऐसा कह सकता है कि किसी और की जरूरत नहीं है, वो कितनी बार भी हम एलिफ का क्या कर सकते हैं, यूज करता है। अगर हमें 10 कंडीशंस लगानी है जिसमें
हमें एलिफ यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम 10 बार भी क्या करेंगे, एलिफ का यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। दूसरी चीज, नंबर ऑफ एलिफ इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कंडीशंस। जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ जो एलिफ है यानी कि वो क्या है, मैं उसे कितनी बार भी यूज कर सकती हूँ, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, कितनी बार भी, तो उसको हम वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है कि कितनी कंडीशंस हमें चेक करनी है। मान लो मेरे पास 20 कंडीशंस दे रखी हैं, जिसमें मैंने पहले वाले पे क्या लगा दिया, इफ लगा दिया, और लास्ट वाले पे क्या लगा दिया, एल्स लगा दिया। अब बीच में जितनी भी कंडीशंस आ रही हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जितनी भी कंडीशंस हैं उन सबको कौन रिप्रेजेंट कर देगा, एलिफ रिप्रेजेंट कर देगा। तो एलिफ का यही काम है कि कितनी कंडीशंस हैं वो उन सबके लिए काम करेगा। तो आई होप समझ में आया होगा। अब इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम रीड करते हैं। जैसे पहला क्या दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर परफॉर्मिंग ओनली 4 बेसिक ऑपरेटर्स। यानी कि हमें बोला है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्या होगा, एक सिंपल कैलकुलेटर आपको बनाना है, जिसमें वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे 4 बेसिक ऑपरेटर्स है ना, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन्हीं का क्या करेगा, इन्हीं को सॉल्व करेगा। तो हमें सिर्फ यही 4 बेसिक ऑपरेटर्स क्या कराने हैं, सॉल्व कराने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिलहाल तो हमारा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमारा कंप्लीटली 0 है, क्योंकि अभी हमने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, और अगर बनाया भी होता तो अभी तक हमने कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कराई, कोई एडिशन, कोई सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं कराया, तो इसलिए रिजल्ट क्या है, 0। तो ये हुआ। उसके बाद हमने वैल्यू डाली, वैल्यू 1। वैल्यू 1 क्या है, हमारी फ्लोट है। फ्लोट यानी कि अब वो डेसिमल नंबर भी हो सकता है, मान लो 2.0 हो या 3.14 हो, कुछ भी ऐड करा सकते हैं ना हम, तो ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्शन, तो वो तो किसी भी नंबर के होते हैं, जरूरी तो नहीं कि सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को ही कराऊंगी मैं। तो इसलिए हमने क्या ले लिया, मान लो यहाँ पे मैं टाइप मैंने ले लिया, फ्लोट टाइप ले लिया। फ्लोट के बाद मैंने इनपुट कराया, एंटर कराया अपना वैल्यू 1, जो भी यूजर को एंटर करना है वो। फिर मैंने क्या किया, अपनी वैल्यू 2 यहाँ पे करी, यहाँ पे एंटर करवाई यूजर से। उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे अपने ओपी के अंदर सेव कराया जो भी ऑपरेटर हमें यूज करना है, यानी कि ओपी इन द सेंस हमारा ऑपरेटर, ओपी इन द सेंस हमारा ऑपरेटर हो गया कि इनपुट करना पड़ेगा, यूजर को बताना पड़ेगा कि वो कौन सा ऑपरेटर यूज करना चाहता है, वो प्लस यूज करना चाहता है, माइनस यूज करना चाहता है, मल्टीप्लाई यूज करना चाहता है या डिवाइड यूज करना चाहता है। मल्टीप्लाई के लिए हम इस तरह से क्रॉस यूज नहीं करते हैं, हम इस तरह से स्टार जो है वो यूज करते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो आप समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने यूजर को जो ऑपरेटर है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा इनपुट हमें देगा, उस बंदे को हम चूज करवाएंगे कि उसे क्या चाहिए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो वो उसे बताना पड़ेगा। तो जो भी वो चूज करेगा वो क्या हो जाएगा, ओपी के अंदर सेव हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगी क्या हमें परफॉर्म करना है। तो अगर क्या हो, अगर इफ सबसे पहले कहेगा, इफ OP इज इक्वल टू, मैंने अपने जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें अच्छे से समझाया था कि इज इक्वल टू क्या होता है, जो हमारा कंपेयर करने के लिए कि क्या इज इक्वल टू बोला जा रहा है कि क्या हमारा OP जो है वो प्लस बोला गया है, तो प्लस बोला गया है तो उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा ना ये कंपेयर कर रहा है। अगर मैं बोलूंगी इज इक्वल टू प्लस, तो इसका मतलब हो जाएगा कि OP की वैल्यू प्लस है, पर मुझे ये नहीं कहना कि OP की वैल्यू प्लस है, मुझे कहना है कि OP जो है वो OP बताया गया है कि उसको हमने OP के अंदर हमने प्लस को सिलेक्ट किया है, तो OP किसके बराबर हो जाएगा, प्लस के। अब ऐसा नहीं है कि OP की वैल्यू प्लस हो जाएगी, OP जो ऑपरेटर है उसने चूज प्लस को किया है, वो इसीलिए हमने यहाँ पे डबल इक्वल्स टू का साइन यूज किया है। तो अब देखो, इफ OP इज इक्वल टू प्लस, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में हम ले आएंगे, रिजल्ट के अंदर हम वैल्यू सेव कराएंगे। वैल्यू क्या है हमारी, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, वैल 1 प्लस वैल 2, तो उसके अंदर रिजल्ट हमारा सेव हो जाएगा। तो मान लो पहली कंडीशन किसी ने, पहले अपने यूजर ने क्या किया, 2 लिखा, दूसरी वैल्यू में उसने 3 लिख दिया। अब मान लो उस यूजर ने ऑपरेटर यूज किया था, OP के अंदर उसने प्लस चूज कर लिया था, तो अब हमारी कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, OP में अगर हमारा OP किसके बराबर है, अगर प्लस के बराबर है, अगर यूजर ने प्लस चूज किया है, तो हमारे रिजल्ट में क्या होगा, हमारे रिजल्ट में वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 होगा, यानी कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू हमारा आंसर 5 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया किस तरह से ऑपरेट होगा। दूसरी चीज, अगर हमारा OP प्लस नहीं हुआ तो भी तो कुछ हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी वो प्लस यूज करे। अगर हमारे ऑपरेटर ने क्या किया, जो यूजर है उसने माइनस चूज किया, तो हम देखेंगे कि हमारा वैल्यू 1 बड़ा है या वैल्यू 2, यानी कि आप क्या कर सकते हो, एलिफ के अंदर भी इफ और एल्स का यूज कर सकते हो। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही बार का यूज करोगे। इंडेंटेशन देने के बाद हम लूप के अंदर लूप भी चला सकते हैं। अब नेस्टेड लूप क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, पर मैं अभी ऐसे ही समझा देती हूँ। जैसे मान लो मैंने क्या किया, एलिफ कंडीशन लगाई कि अगर हमारे यूजर ने माइनस चूज कर लिया और वैल्यू 1 मान लो 8 है, वैल्यू 2 हमारी 5 है, तो अब हम रिजल्ट में क्या करेंगे, वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2 कर देंगे। तो ये तो हुआ पहली कंडीशन, एलिफ के अंदर कंडीशन लगाई है हमने। पर अगर मान लो हमारे यूजर ने माइनस चूज किया
और वैल्यू 1 उसने 5 दे दी और वैल्यू 2 उसने 8 दे दी, तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम माइनस करेंगे, पर हम क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटा वाला वैल्यू माइनस करेंगे। पहले 1 पे ये वैल्यू थी, 2 पे ये वैल्यू थी, पर अब 1 पे छोटी वैल्यू है, 2 पे बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वैल 2 माइनस वैल 1 कर देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद हम रिजल्ट में प्रिंट करा देंगे वैल 2 माइनस वैल 1, और फिर ऑपरेटर जो भी यूज करेगा और जो भी नंबर बड़ा होगा उसी में से माइनस होकर हमारा रिजल्ट आएगा। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन है एलिफ की, कि अगर एलिफ ओपी क्या हुआ हमारा, मल्टीप्लाई हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम रिजल्ट में प्रिंट कराएंगे वैल 1 इंटू वैल 2, तो ये हो जाएगा। और अगर एलिफ क्या हो हमारा, ओपी अगर हमारा डिवीजन हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम प्रिंट कराएंगे सबसे पहले तो इफ वैल 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई क्या करना है, डिनोमिनेटर में 0 डाल दे, मान लो 5/0 कर दे, तो ये तो डिविजिबल नहीं है ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि आप num2 में क्या कर सकते हो, जो सेकंड वैल्यू है यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर बनेगा उसको आप क्या कर सकते हो, 0 के बराबर अगर वो आ गया तो आप क्या करोगे, एरर प्रिंट करा दोगे, क्योंकि 5/0 डिनोमिनेटर में 0 डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसलिए आप क्या करा दोगे, अगर किसी ने वैल्यू 2 को 0 कर दिया तो आप क्या प्रिंट कराओगे कि एरर डिवीजन है, आप यहाँ पे 0 जो है अलाउ नहीं है प्रोग्राम में, तो आप क्या करोगे, टर्मिनेट करोगे। एल्स अगर 0 नहीं है डिनोमिनेटर में तो आप क्या करोगे, रिजल्ट प्रिंट कराओगे वैल 1 बाय वैल 2। तो इस तरह से फिर आपका जो रिजल्ट है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह से करना है। और अगर यहाँ पे क्या हो जाए, अगर इसके भी अलावा कोई और कंडीशन हो जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑप्शन चूज करने की जगह यूजर का दिमाग थोड़ा सा ना हिला हुआ है, मान लो वो यूज कर ले एजरेट, उसकी बुद्धि हिली हुई है भाई, तो फिर आप क्या करोगे, ऐसे सटकेले लोगों के लिए आपको एक और मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा, जो आपका लास्ट मैसेज होगा। एल्स अगर हमारा क्या हो गया, अगर हमारे प्रोग्रामर ने जो यूजर है उसने कुछ और ही सिलेक्ट करा दिया, तो उसके लिए आप प्रिंट कराओगे कि रॉन्ग इनपुट प्रोग्राम टर्मिनेटेड, यानी कि आपने क्या किया, एक गलत इनपुट दिया, इसलिए जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो गया। और उसके बाद लास्ट में प्रिंट करा दोगे, प्रिंट द रिजल्ट इज, जो भी रिजल्ट होगा आपका वो रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो आई होप समझ में आया किस तरह से आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे रन करेगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको खुद जो है वो पाइथन में प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगी। फिलहाल मैं आपको बुक के जो प्रोग्राम है उनको सिर्फ समझा रही हूँ, ताकि पेपर में आप किस तरह से बुक के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सको, वो आपको ज्यादा फायदा दे। अब जो आपको अगर रन करके देखना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में खुद से ही अपने प्रोग्राम्स को रन करके आपको कंप्यूटर में भी दिखाऊंगी, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, एग्जाम्पल भी शो कर रखा है कि मान लो वैल्यू 1 84 है, वैल्यू 2 4 है, और ऑपरेटर ने इसमें से क्या किया, डिवाइड को उसने चूज कर लिया। तो जब उसने डिवाइड को चूज किया, देखो यहाँ पे दे रखा है ना डिवीजन को, तो डिवीजन को अगर चूज किया तो 84/4 जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 21.0 आ जाएगा। तो आई होप समझ में आएगा कि इफ, एलिफ और एल्स की कंडीशन किस तरह से यूज होती है। अब बात करते हैं इंडेंटेशन की। हमने बहुत बार समझा है, आपकी टीचर्स ने भी बताया होगा कि जो हमारा पाइथन है, जब उसमें हम ब्लॉक्स बनाते हैं या ऐसा कहें जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमारा ये प्रोग्राम है, मैंने उसमें कुछ बातें लिखी, कुछ बातें लिखने के बाद मुझे यहाँ पे आपने देखा होगा कि कभी कभी हम यहाँ पे हमारा गैप छूट जाता है और फिर हमारी 2-4 बातें यहाँ से होती है, फिर हम वापस से यहाँ से साइड से लिखना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे ना गैप आ जाता है। वो गैप हो जाता है हमारा व्हाइट स्पेस, जो हम स्पेस देते हैं ये वो होता है। तो ये स्पेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इंडेंटेशन भी बोलते हैं। यानी कि जब हम क्या करते हैं, व्हाइट स्पेस ब्लैंक जो है हम यहाँ पे छोड़ देते हैं प्रोग्राम के लिए। तो सारी जो लैंग्वेजेस है, मोस्टली जो लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स का यूज करती हैं विद इन ब्लॉक टू पुट इनसाइड करली ब्रैकेट्स। पर पाइथन क्या है, पाइथन थोड़ा हटके है, वो क्या करेगा, ऐसे प्रोग्राम लिखता रहेगा, फिर इंडेंटेशन देगा, साइड से लिखना शुरू करेगा। फिर ये क्या हो गया, यानी कि उसका जो प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा था उसने यहाँ पे क्या किया, ब्लॉक दे दिया, यानी कि यहाँ पे एक छोटा सा गैप दे दिया। फिर जैसे ही उसकी ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, अगर उसे दोबारा प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है तो वापस से कंटिन्यू करना शुरू कर देगा। पर बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो यहाँ पे करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, इस तरह से ब्रैकेट्स लगा देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि यहाँ पे हम कुछ और बात कर रहे हैं। तो कैसे यूज करेंगे, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे इंडेंटेशन लगाने के लिए हम इस तरह से लास्ट में क्या करते हैं, कॉलन लगा देते हैं। तो मान लो हमारे num1 की वैल्यू क्या है 5, num2 की वैल्यू क्या है 6। यहाँ पे हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं, प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जर ऑफ द टू प्री स्पेसिफाइड नंबर, यानी कि हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर क्या है, बड़ा है। 2 नंबर ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, हमसे कोई इनपुट नहीं लिया गया, पहले से ही नंबर दे रखे हैं। हमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। बताने के लिए कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंडेंटेशन का भी यूज करेंगे और इफ एल्स कंडीशन का भी यूज करेंगे। तो इंडेंटेशन किस तरह से देता है वो हम समझेंगे। तो num1 की वैल्यू 5, num2 की वैल्यू 6। अगर पहली कंडीशन क्या होगी, इफ num1, जो अगर हमारा num1 है
हमें पता नहीं है ना कि कौन सा बड़ा है, num 1 इज ग्रेटर देन num 2, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे फर्स्ट नंबर इज लार्जर। यानी कि अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे हमें एक इंडेंटेशन दी, आप साफ देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी ब्लैंक छोटी जगह छूटी हुई है। तो यानी कि हमने पहले अपनी कंडीशन दी, उसके बाद मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो सिर्फ यही कंडीशन के बाद एग्जीक्यूट हो, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी। तो इंडेंटेशन देने के लिए मैंने कॉलन लगाया और उसके बाद क्या करा, अपना स्टेटमेंट प्रिंट करवाई, प्रिंट फर्स्ट नंबर इज लार्जर, और उसके बाद प्रिंट करा दूंगी मैं बाय, कि अब बस हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो गया। पर अगर क्या हो, अगर ऐसा ना हो, यानी कि पहले ब्लॉक, अगर पहला वाला ब्लॉक की जो कंडीशन है वो ट्रू ना हो, मान लो कि num 2 बड़ा हो, तो यानी कि एक कंडीशन मैंने दे दी, num 1 बड़ा है तो ये प्रिंट हो जाए। पर अगर num 1 बड़ा ना हो तो हम क्या करेंगे, एल्स कंडीशन का यूज करेंगे। एल्स का मतलब क्या हो जाएगा, एल्स का मतलब हो जाएगा कि num 2 बड़ा है num 1 से, तो एल्स में क्या हो जाएगा, प्रिंट सेकंड नंबर इज लार्जर। देखो एल्स के लिखने के बाद मैंने कॉलन लगाया और उसके बाद यहाँ पे क्या है, व्हाइट स्पेस जो है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली खुद ही छूट जाएगी। जैसे आप इंडेंटेशन लगाओगे, यानी कि इस तरह से दो कॉलन लगाओगे और एंटर करोगे, तो आपको यहाँ पे स्पेस खुद ही देखने को मिलेगी। आपका जो पाइथन है वो खुद ही आपको यहाँ से जगह छोड़कर दे देगा। फिर आपको जो है, आपका जो ब्लॉक है, सिर्फ और सिर्फ एल्स की कंडीशन ही क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। जो एल्स में लिखा है सिर्फ और सिर्फ वही लिखा जाएगा, इफ वाली कंडीशंस नहीं लिखी जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंडेंटेशन का यूज करते हैं कि अगर पहली वाली बात सही है तो उसी स्टेटमेंट की आगे जो प्रोग्राम में लिखा हुआ है उसी स्टेटमेंट की जो है उसी कंडीशन को फॉलो किया जाए, दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। तो इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। हमें दिख रहा है कि num 2 बड़ा है, तो num 2 बड़ा है तो एल्स वाली स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, और उसका मतलब सेकंड नंबर इज लार्जर बाय बाय लिखकर आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम इस तरह से रन होगा। अब बात करते हैं रिपीटिशन की। तो सिलेक्शन क्या हुआ, दो स्टेटमेंट में से या चार स्टेटमेंट्स में या जितनी भी स्टेटमेंट्स है उनमें से कुछ सिलेक्ट करना। इंडेंटेशन क्या हुआ, जो आपने जगह छोड़ी, व्हाइट स्पेस आपने क्रिएट करी वो। रिपीटिशन क्या है कि कुछ चीज आप क्या कर रहे हो, रिपीट किए जा रहे हो, आप एक पैटर्न को फॉलो करते जा रहे हो, या फिर आपको चाहते हो खुद से ही कि आप क्या करो, ये प्रोग्राम रन होता रहे और आगे ऑटोमेटिकली कंटिन्यू होता है। तो उसके लिए आपको रिपीटिशन की जरूरत है। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखी है, एक साइकिल दे रखी है कि आप किस तरह से बटरफ्लाई बनती है। तो सबसे पहले एग्स होते हैं, फिर कैटरपिलर, फिर कोकून, और उसके बाद बटरफ्लाई। तो ये जो लाइफ प्रोसेस है कंटिन्यू होता रहता है। तो उसी तरह से जो हमारी काइंड ऑफ रिपीटिशन है, यानी कि अब ये तो हो गया हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसमें काम चल रहा है सारा। पर प्रोग्राम में क्या होता है कि हमारे जो प्रोग्राम्स है, हमारे जो कोड है जो हमने लिखे हैं, अगर वो ट्रू है और मैं चाहती हूँ कि वो कंटिन्यू होते रहे, मैं चाहती हूँ कि पैटर्न चलता ही रहे, तो मुझे उसकी क्या करना पड़ेगा, इस तरह के प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, इस तरह के कोड लिखने पड़ेंगे, ताकि क्या हो, वो कंडीशन चलती रहे, वो ब्रेक ना हो। तो यहाँ पे क्या है, दिस काइंड ऑफ रिपीटिशन इज ऑल्सो कॉल्ड इटरेशन। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रिपीटिशन वाली काम है ना, ये जो काइंड ऑफ रिपीटेशन है, इस रिपीटिशन को हम क्या बोलते हैं, इटरेशन भी बोलते हैं। सो रिपीटिशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इज मेड पॉसिबल यूजिंग लूपिंग कंस्ट्रक्शंस। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रिपीटिशन है वो हमारी किस तरह से चलती है, रिपीटिशन जो हमारे स्टेटमेंट्स जो हमने लिखे हैं, तो वो रिपीटिशन हमारी पॉसिबल होती है ड्यू टू यूजिंग ऑफ लूपिंग कंस्ट्रक्शंस। यानी कि हम लूप चलाते हैं। अब दो तरह के लूप है हमारे पास में, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो इन लूप्स का हम यूज करते हैं ताकि क्या हो, हमारी जो कंडीशन है वो रिपीट होती रहे। जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है कि आपको एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें आप चाहते हो कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो है वो प्रिंट हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, या तो ऐसा कर सकते हो, प्रिंट 1 प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट 2 प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट 3 प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट 4 प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट 5 प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आपको 5 से 10 नंबर प्रिंट कराना है तो इस तरह से प्रिंट करा सकते हो, ठीक है, उसमें आप थकोगे नहीं। पर मैंने कहा प्रिंट 1 to 1 लाख नंबर। अब आपको 1 से 1 लाख तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो क्या आप प्रिंट करते रहोगे, बार बार यही लिखते रहोगे, प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4, ऐसे करते करते 1 लाख तक गिनती लिखोगे? तो बेटा आपसे बड़ा मंद बुद्धि कोई नहीं होगा अगर आप ये वाला तरीका अपनाओगे कि सारे 1 लाख तक गिनती लिख रहे हो और फिर उसे प्रिंट करते जा रहे हो। इस काम के लिए आपको प्रिंट नहीं यूज करना होता, इस काम के आपको रिपीटेशन यूज करनी होती है। रिपीटेशन क्या है कि आपका कोड एग्जीक्यूट होता रहे, आप कोड को बता दो कि भैया 1 से लेके 1 लाख तक की गिनती जो है वो कंटिन्यू करते रहो, तो आपका कोड जो है वो 1 से लेके 1 लाख तक रिपीट होता रहेगा, अपने कोड को चलाता रहेगा और 1 लाख तक वो गिनती आपको प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब हमें काउंट का और अपनी अलग अलग स्टेटमेंट्स का यूज करना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सके, 1 से 1 लाख नंबर तक जा सके। तो देखो यहाँ पे मैं आपको
ये पूरा ना पढ़ाकर के सिर्फ इतना समझाती हूँ कि किस तरह से हम लूप्स का यूज करके, जो फॉर लूप और जो व्हाइल लूप है उनका यूज करके किस तरह से हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने फॉर लूप की। सो आपके टीचर्स ने बताया होगा कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है। फॉर लूप हमारा इनफाइनाइट टाइम तक नहीं चलता, वो कुछ पर्टिकुलर टाइम तक चलता है। पर अगर हमें क्या करना है, किसी एक कंडीशन को इनफाइनाइट टाइम तक चलाते रहना है, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि वो कंडीशन कंप्लीटली ट्रू हो जाए और इनफाइनाइट टाइम तक चले, जब तक मैं खुद ना ब्रेक करूं, जब तक वो कंडीशन ब्रेक ना हो, उसके लिए हम व्हाइल का यूज करते हैं, फॉर का यूज नहीं करते। तो फॉर और व्हाइल पढ़ेंगे किस तरह से है। तो फॉर में क्या दिया है, द फॉर स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इटरेट ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज और अ सीक्वेंस, यानी कि ये पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यूज को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। मानो मैंने क्या किया, मैंने गिनती शुरू करी 1 से, अब मैं चाहती हूँ 1 से लेके 1000 तक क्या हो, ये गिनती जो है वो इस तरह से कंटिन्यू हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, फॉर का यूज करूंगी। पर मैं अब दूसरी जगह चाह रही हूँ कि अब मेरी जो कंडीशन है वो 1 से शुरू हो और अब मैं चाहती हूँ कि जहां तक गिनती जा सके वहां तक गिनती जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, फिर व्हाइल का यूज करूंगी। तो अब समझ में आया किस तरह से फॉर और जो व्हाइल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर क्या है, हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर रेंज तक काम करेगा, पर जो व्हाइल है वो इनफाइनाइट रेंज तक काम करेगा। जब मैं खुद चाहूंगी, यूजर खुद चाहेगा, तब वो उसे खुद ब्रेक कर सकता है। द फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर ईच ऑफ द आइटम इन द रेंज, जितने भी रेंज में हमारे आइटम्स प्रेजेंट हैं उन सब के लिए जो फॉर लूप है वो क्या होगा, वहां पे एग्जीक्यूट होगा। मान लो वो न्यूमेरिक हो या कोई कैरेक्टर हो, कोई एलिमेंट हो हमारी टपल से, स्ट्रिंग से या हमारी लिस्ट से, तो कोई भी एलिमेंट हो, कोई कैरेक्टर हो, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो, उन सब के लिए फॉर लूप क्या है, सब एक एक वर्ड के लिए वो चलता रहेगा। सो विद एवरी इटरेशन ऑफ द लूप द कंट्रोल वेरिएबल चेक वेदर ईच ऑफ द वैल्यू इन द रेंज हैव बीन ट्रांसफर्स और नॉट। यानी कि हम ऐसा कहेंगे कि लूप में जो हमें एलिमेंट दिया गया, मान लो मैंने लिखा हेलो, तो हेलो में अगर मैंने फॉर लूप लगाया है तो फॉर लूप एच को भी रीड करेगा, ई को भी रीड करेगा, डबल एल को भी रीड करेगा और ओ को भी रीड करेगा। तो एक एक वर्ड जो उसमें प्रेजेंट है उन सबको क्या करेगा, फॉर लूप रीड करेगा और चेक करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि कोई वेरिएबल उससे चेक ना हुआ हो। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हर एक वेरिएबल उसने देखा हो, हर एक वेरिएबल को उसने रीड किया हो, ताकि क्या हो, अगर उससे कुछ उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कहा जाए तो वो सारी जो जितने भी उसमें आइटम्स प्रेजेंट हैं उन सबको क्या करे, एग्जीक्यूट करे। तो जो हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स है वो क्या है, वो है हमारा फॉर कंट्रोल वेरिएबल इन सीक्वेंस आइटम इन रेंज स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। अब समझ तो कुछ नहीं आया होगा कि ये क्या बोल रहे हैं उन्होंने, स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी या ये रेंज आइटम सीक्वेंस क्या। तो ये आप इस प्रोग्राम के थ्रू क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट द कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग पाइथन यूजिंग फॉर लूप। यानी कि मान लो जैसे ये तो सिर्फ पाइथन लिखा है, पर अगर मैं कहना चाहती हूँ, मगर मुझे पता लगाना है कि जैसे मान लो मैंने एक पैराग्राफ लिखा और इस पैराग्राफ में हमें कहा गया था, मान लो ऐसा कि आपको ऐसा आपके किसी ने ऐसा काम बोला था कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है और उसमें कोई भी जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारा एजरेट, हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क, हैशटैग, तो इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं करना। पर मान लो कि गलती से आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा और गलती से आपने क्या किया, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लिया, तो आपने ऐसे 10-15 या 20-25 100 लाइन को ऐसे अपने कोई पैराग्राफ लिखा था और उसमें आपने एक जगह पे क्या किया, अपने उसको जो आपका स्पेशल कैरेक्टर है वो आपने लिख दिया कहीं पे। पर आप ऐसे खुद से पढ़ने थोड़ी ना बैठोगे कि कहाँ लिखा है वो स्पेशल कैरेक्टर, तो दिक्कत हो जाएगी ऐसे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मान लो अब आपने को फॉर लूप, अब आप थोड़े से कोडिंग वोडिंग आपको आती है और आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप का यूज कर सकते हो। यानी कि अब आप यहाँ पे समझदारी दिखाओगे और क्या करोगे, आप लिखोगे अपने प्रोग्राम में फॉर लेटर इन पाइथन। जैसे यहाँ तो हमने सिर्फ पाइथन लिखा है तो इसलिए हमने ये लिख दिया। मान लो कि आपने इस तरह से कोई अपना जो भी आपने पैराग्राफ लिखा था, आपने उसको सेव करा लिया अपने पैरा में, तो PARA पैरा। मैं आपको अभी अपना वाला एग्जांपल दे रही हूँ, पाइथन वाला थोड़ी देर में समझाती हूँ। तो पैराग्राफ को आपने पैरा में सेव करा लिया, तो आप लिखोगे फॉर लेटर इन पैरा लेटर। यानी कि अब आपने क्या किया, इसका मतलब क्या हुआ कि पैराग्राफ के अंदर जितने भी जो पैराग्राफ था वो सारा आपका पैरा के अंदर सेव हो गया। और अब मैंने कहा है फॉर लेटर इन पैरा, यानी कि पैरा के अंदर जितने भी लेटर्स हैं, एक एक लेटर, पैरा के अंदर ही पूरा का पूरा पैराग्राफ है। अब इस पैरा के अंदर जितने भी लेटर्स हैं, आप क्या करो, लेटर्स को प्रिंट करना शुरू करो। तो लेटर्स जो है वो इस तरह से प्रिंट होकर आते रहेंगे। मान लो आपने पैराग्राफ में लिखा था द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल, तो क्या लिखा होगा, THE द, फिर उसके बाद WORLD इस तरह से लिख के आएगा। तो अब यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा आसान हो जाएगा उस
स्पेशल कैरेक्टर को ढूंढना, आपको सिर्फ नजर घुमानी है और आपको दिख जाएगा कि स्पेशल कैरेक्टर कहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। जैसे ये छोटा सा एग्जांपल था, यहाँ पे पाइथन में जो स्ट्रिंग है आपकी, अब उसमें कहा गया कि जितने भी लेटर्स आपके पाइथन में है उन सबको प्रिंट करो। तो आप खुद से तो करने को ही नहीं कि प्रिंट पी, प्रिंट वाई, प्रिंट टी, इस तरह से तो नहीं करोगे। तो इसलिए आपने क्या किया, यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया समझदारी दिखाते हुए, और आपने किया फॉर लेटर इन पाइथन प्रिंट लेटर, यानी कि आपने जो पाइथन लिखा हुआ है PYTHON, पाइथन को आपने सेव कराया लेटर के अंदर, यानी कि अपना एक वेरिएबल बनाया। अब लेटर के अंदर हर एक लेटर जो है आपका वो सेव हो गया। अब उसने कहा कि प्रिंट कर दो लेटर को, तो लेटर को प्रिंट करने का क्या, तो लेटर के अंदर तो ऑलरेडी PYTHON एक एक लेटर सेव हो गया, तो एक एक लेटर जो है वो प्रिंट होकर भी आ गया। तो इस तरह से जो आपका फॉर लूप है वो काम करता है, हर एक लेटर को पढ़ेगा, जैसे मैंने आपसे कहा था एक एक लेटर को पढ़ेगा, पाइथन के अंदर एक एक लेटर को उसने पढ़ा और सबको यहाँ पे प्रिंट करा। आई होप समझ में आया किस तरह से काम करता है। उसी तरह से यहाँ पे आपको देर का फॉर लूप का दोबारा यूज करना है और आपको इस बार नंबर सीक्वेंस में प्रिंट कराना है। तो मान लो आपके पास 10, 20, 30, 40, 50 ये एक लिस्ट आपके पास में प्रेजेंट है। आपने इस लिस्ट को सेव कराया किसके अंदर, काउंट के अंदर, और फॉर नम इन काउंट, यानी कि आपकी काउंट नाम की एक लिस्ट थी, ठीक है, एक मिनट, आपकी काउंट नाम की क्या थी, एक लिस्ट थी जिसमें इतनी सारी वैल्यूज आपकी प्रेजेंट हैं। अब आपने काउंट को क्या किया, जैसे मैंने आपको पैरा वाला एग्जांपल दिया था, पैरा के अंदर आपका पैराग्राफ सेव था, और फिर आपने क्या किया, फॉर लेटर इन पैरा प्रिंट लेटर, तो उसी तरह से काउंट के अंदर आपकी ये सारी वैल्यूज सेव है। अब आप क्या करोगे, फॉर नम इन काउंट, यानी कि काउंट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, तो आपको उसने क्या किया, काउंट के अंदर जो भी वैल्यूज आपने उसको नम के अंदर सेव करा लिया। तो फॉर नम इन काउंट, यानी कि काउंट के अंदर जितने भी नम है, नम इन द सेंस जो भी नंबर्स हैं, तो इसलिए मैंने नाम दे दिया उन सब लेटर्स को, 10, 20, 30, 40, 50 नहीं कहा मैंने कहा नम जो है, जितने भी नंबर्स प्रेजेंट है, आपने उस काउंट की सारी वैल्यूज को नम के अंदर सेव करा लिया। और मैं चाहती हूँ कि आप क्या कर दो, उस नम के अंदर जो जो भी सेव हुआ है आप उस सबको प्रिंट कर दो। सो प्रिंट नम, फॉर नम इन काउंट प्रिंट नम। तो नम के अंदर क्या क्या सेव हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, काउंट के अंदर जो चीजें हैं वो नम के अंदर क्या हो गई, सेव हो गई होंगी। तो नम के अंदर जो जो भी सेव हुआ वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा फॉर लूप काम करता है। इसी तरह से आपको दूसरा एग्जांपल भी दे रखा है, जिसमें आपको क्या क्या है, इवन नंबर प्रिंट कराने के लिए कहा है। इवन नंबर फाइंड करने का सबसे अच्छा आसान और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप ये देखो कि जब आप उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आपका रिमाइंडर 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 यानी कि 2 से डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल है यानी कि इवन नंबर भी वो है। और अगर 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है, और नहीं है तो यानी कि फिर वो इवन नंबर भी नहीं है। तो अब समझ में आया होगा कि मान लो आपके पास नंबर्स कौन से हैं, नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने क्या किया, फॉर नम इन नंबर्स, यानी कि आपने जितने भी नंबर्स हैं उसको किसके अंदर सेव करा लिया, नम के अंदर। तो नम के अंदर जब सेव कराया है तो आप क्या करोगे, नम को डिवाइड करोगे 2 से, और ये जो हमारा परसेंटेज वाला साइन है ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर वाली वैल्यू देता है। तो इफ परसेंटेज 2, यानी कि जब आप नम को क्या करोगे, जो नम है आपका, नम परसेंटेज 2, नम के अंदर 1 जाए, 2 जाए, 3 जाए, 4 जाए, कुछ भी जाए, सारी वैल्यूज जाएंगी। तो अगर उसको डिवाइड, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आ गया तो क्या कर देंगे, हम प्रिंट करा देंगे कि नंबर जो है वो क्या है, इवन है। पर अगर 2 के बराबर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, फिर हम उसके बाद हम एल्स की कंडीशन यहाँ पे लगा सकते थे कि इफ, ये हो गई पहली कंडीशन, एल्स हम प्रिंट करा सकते हैं नंबर इज नॉट इवन। तो मुझे यहाँ पे नॉट इवन नहीं बताना, मुझे यहाँ पे ये बताना कि इवन कौन कौन सा है, इसलिए मैंने एल्स वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं ली। जैसे ही वो 0 के बराबर नहीं आएगा हम दूसरे नंबर पे क्या कर देंगे, जंप कर जाएंगे। सो फॉर नम इन नंबर्स, इफ नम परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0, प्रिंट करा दो नम के अंदर वैल्यू सेव होंगी ना, नम के अंदर पहले 1 आया होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर इस तरह से 10 तक आया होगा। तो सबसे पहले क्या किया, 1 परसेंटेज 2 करा, तो वो क्या हुआ, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, उसका रिमाइंडर 1 आया होगा। तो इसमें यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्रिंट होकर नहीं आया, हम दूसरे उसमें शिफ्ट कर गए। तो 2 परसेंटेज 2 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 0, तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नम की वैल्यू क्या थी, इस वक्त 2 चल रही थी, तो 2 इज एन इवन नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो इस तरह से प्रिंट होकर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह से चलते 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 आपके जो 10 तक नंबर है वो प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो आप समझ में आया होगा। अब फॉर लूप जो है उसकी कुछ रेंज भी होती है, मैंने आपको बताया कि फॉर लूप रेंज के अंदर काम करता है। तो एक तो ये हो गया किस रेंज से किस रेंज तक काम करेगा। उसी के साथ साथ अगर आपकी कोई लिस्ट, कोई स्ट्रिंग या कोई आपका टपल प्रेजेंट है तो उसके अंदर भी तो रेंज होती है ना, कि 1 से लेकर 10 तक लेटर्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, तो उन सब की जो रेंज है वो भी हमारी फंक्शन जो है उसके अंदर आती है। जैसे यहाँ पे देखा है
रेंज जो आप यूज करोगे वो रेंज का सिंटेक्स क्या, रेंज डालोगे, स्टार्ट कहाँ से और ये स्टॉप कहाँ पे करनी है और कितने नंबर्स को जंप कराना है, तो वो स्टेप भी आपको यहाँ पे लिख के दे रखे हैं। तो देखो अब इसे रीड करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया, मान लो आपकी एक लिस्ट है जिसकी रेंज 10 तक जा रही है, तो आप क्या करोगे, अब जो रेंज है ना वो हमारी स्टार्ट ऐसे होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, तो 1 2 3 नहीं ABCD लिखते हैं, ABCD। अगर मैं पढ़ूँ तो इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 लेटर्स हैं। पर जब मैं रेंज देखूंगी तो रेंज कहाँ से शुरू होगी, रेंज शुरू होगी 0 से, 0 1 2 3। तो यहाँ पे रेंज इस तरह से काम करती है। अब यहाँ पे लास्ट नंबर 4 नहीं 3 पर आएगा, तो 0 से शुरू होगा, तो इसलिए यहाँ पे कम तक जाता है ये। तो आई होप समझ में आएगा। तो इस तरह से हमें बोला है कि लिस्ट की रेंज क्या है, 10 तक है, तो यानी कि 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। तो इस तरह से क्या करता है, काम करता है। तो अब यहाँ पे एक और चीज भी थी कि जो हमारे जो पैरामीटर्स हैं स्टार्ट स्टॉप और स्टेप के, तो इसमें जो स्टार्ट और स्टेप है ये क्या है, ऑप्शनल है। यानी कि मैं अगर ना बताऊं कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है और मुझे कितने नंबर्स को, जैसे मैंने 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे काउंटिंग्स लिख दी और अब मैंने कहा कि रेंज को स्टार्ट कर दो, तो मैंने सिर्फ लिस्ट और रेंज में लिख दिया 10। तो उसका मतलब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया, मैंने यहाँ पे सिर्फ अपना जो स्टॉप पॉइंट है वो बताया है। तो मैंने 1 से 10 तक कहा, तो यानी कि 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज लिखकर आ जाएंगी। तो स्टार्ट नहीं बताया, तो इसलिए सब कुछ 0 से शुरू होगा। और स्टॉप, अगर स्टॉप की रेंज मैंने दी थी 10, तो 0 यानी कि 1, फिर 1 यानी कि 2, 2 यानी कि 3, क्योंकि 0 यानी कि 1 फर्स्ट रेंज हो गई, फिर सेकंड रेंज, फिर थर्ड, फिर ऐसे करते 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 10 तक जब जाओगे तो 9 तक ही पहुंचोगे। तो इस तरह से काम करता है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, मैंने बीच में ये भी नहीं बताया कि आप सिर्फ 2 4 6 8 10 लिखो। तो इसका मतलब मुझे 2 नंबर जंप करने हैं ना, तो जंप करने के लिए हम स्टेप का यूज करते हैं। तो अगर आप स्टेप नहीं बताओगे तो उसका मतलब वो कहेगा कि सिर्फ एक नंबर से आगे बढ़ते जाओ। तो इस तरह से वो अपनी तरह से ही काम करता है, बाय डिफॉल्ट वो इस तरह से काम करेंगे। जैसे मैंने कहा लिस्ट रेंज 10, तो लिस्ट रेंज 10 का मतलब क्या है कि 0 से शुरू होगा और क्या जाता जाएगा 9 तक। तो 0 से यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पे आपका 9 आ जाएगा। अगर आप उंगलियों पे भी काउंट करोगे तो जब 10 तक जाओगे तो आपका जो 9 नंबर है वही आपको देखने को मिलेगा। 0 से शुरू करना। अब मान लो मैं यहाँ पे रेंज में वैल्यूज डाल रही हूँ, तो लिस्ट रेंज 2 से 10 तक, तो ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया स्टॉप। तो मैंने 2 से स्टार्ट करने के लिए कहा है। जैसे मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे मैं बोला है कि हमें 2 से लेकर कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। तो ये रेंज की आपको दे रखी है। तो अब आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ कि 2 से 10 तक किस तरह से जाना है, तो मैं आपको पहले वाले एग्जांपल से ही शो कर देती हूँ। तो अगर मैं आप कंफ्यूज ना हो तो पहले इससे समझाती हूँ। देखो जैसे यहाँ पे आपको रेंज बोलिए, क्या रेंज बोलिए 10, तो यानी कोई स्टार्टिंग पॉइंट कोई स्टॉपिंग पॉइंट कुछ नहीं बोला, तो यानी कि उसका मतलब क्या है, वो स्टार्ट से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा और 10th रेंज तक जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि ये कहाँ से शुरू हुआ, 10 तक ही गया। तो उसी तरह से अब उन्होंने कोई स्टार्टिंग पॉइंट और कोई एंडिंग पॉइंट बोला था, सॉरी 10 तक बोला था, तो इसलिए हम 10th तक गए। उसी तरह अभी जो हमारा नीचे वाला जो एग्जांपल है इसमें क्या बोला, उन्होंने बोला कि 2 से स्टार्ट करो, तो स्टार्टिंग पॉइंट देंगे तो 2 से स्टार्ट किया, कहाँ तक बोला 10th तक जाना है। तो रेंज दिया ना 10th तक कहाँ जाना है, तो इसलिए 2 से स्टार्ट किया और 10 तक जाना था। तो कोई बीच में कोई लास्ट आपको स्टेप नहीं दिया कि 2 जंप करो, 1 जंप करो, तो इसलिए हम बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे, उसे 1 जंप ही मान लेंगे, यानी कि 2 के बाद 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10th पे क्या है, 10th में हमारा 9 आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से प्रिंट हुआ। अब आई होप समझ में आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, अब हमारा स्टेप क्या है, 5 है। अच्छे से समझने की कोशिश करो। इन्होंने बोला है कि स्टेप 5 है, यानी कि 5 नंबर आपको जंप करने हैं। तो कहाँ से चलोगे, इन्होंने बोला 0 से शुरू करना है, 30 तक जाना है और 5 नंबर जंप करने हैं। तो 0 से शुरू करोगे और 30 तक जाना होता है, यानी कि 0 से लेके 29 तक आपको जाना है। आपको 5 नंबर बीच में स्किप करना है। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 के बाद 30 तब आता जब यहाँ पे 30 होता। तो 30 है ही नहीं, तो चौथे नंबर पे 29 आ जाएगा। तो हमें तो 5 नंबर जंप करने हैं और 5वां नंबर है ही नहीं, इसलिए हम उसे कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आया। अब ये तो हुआ पॉजिटिव वैल्यू, पर अगर मान लो आपको क्या करना है, अगर आपको उल्टा चलना है, दूसरे मेथड से आना है, डिक्रीजिंग मेथड में आना है, तो आप क्या करोगे, -1 लगा दोगे, यानी कि उल्टा चलोगे। तो इसमें आपकी रेंज क्या है, 0 से -1 तक की है। तो 0 से -9 तक आप जाओगे। अब उसके बाद -9 का मतलब क्या जाओगे, यहाँ पे 8 आएगा, -8 तक आएगा। उसके बाद आपको स्टेप कहाँ से चलना है, -1 में, यानी कि उल्टा उल्टा चलना है। तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑपोजिट चलोगे, जब -1 का -1 लगा देते हो। तो इस तरह से आपको चलना है। अगर -1
-1 की जगह -2 होता तो 0, -2, -4, -6, -8 इस तरह से लिखना पड़ता। तो आई होप समझ में आया किस तरह से आपकी जो रेंज है वो काम करती है। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं लास्ट, उसके बाद व्हाइल लूप को पढ़ेंगे। एग्जांपल में क्या दिया है कि आपको प्रोग्राम को क्या करना है, प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी कि आपको 10 के मल्टीपल्स को प्रिंट कराना है। कहाँ तक की रेंज दे रखी है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बोला है फॉर नम इन रेंज 5, कहाँ तक की रेंज है, 5 तक की रेंज है। 5 तक की रेंज यानी कि 0 से शुरू होगा, सॉरी मल्टीपल्स निकालने ना, तो हमका नंबर यहाँ पे बोला है कि इफ नम इज ग्रेटर देन 0, 0 से शुरू नहीं होगा क्योंकि उन्होंने बोला है कि 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम क्या शुरू करेंगे, फिर से हम इसे 1 से शुरू करेंगे। तो 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। तो ऑब्वियस बात है इस तरह से आपकी जो रेंज है वो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, फिर रेंज इन 5, तो रेंज जो है वो 5 तक ही जानी चाहिए। तो फिर रेंज 5 जाएगी तो आपको 4 तक की नंबर आपका देखने को मिलेंगे। तो देखो रेंज हमें 5 तक जाना है, 5 तक जाना है तो हम रेंज में क्या करते हैं, फिर -1 एक कम तक जाते हैं। जैसे अगर मैंने बोला 0 से 10 तक जाना है तो आपके नंबर 0 से 9 तक ही जाएंगे। तो इस तरह से 5 रेंज तक बोला तो इसका मतलब आप क्या जाओगे, 0 से 4 तक ही जाओगे। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि आपका जो नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो आप 0 नहीं ले सकते। तो पहला नंबर क्या जाएगा 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 5 से छोटे तक जाओगे तो 4 तक ही जा पाओगे। तो इसलिए फिर आपके आउटपुट में क्या प्रिंट कराएगा, 10, 20, 30, 40, क्योंकि आपने प्रिंट क्या कराया, प्रिंट आपने कराया जो भी नंबर एंटर किया उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके 10 के मल्टीपल्स यहाँ पे आपको प्रिंट होकर मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे मैं व्हाइल लूप की। तो व्हाइल लूप किस तरह से यूज होता है, व्हाइल लूप हमारा एग्जीक्यूट होता है किस लिए, कि अगर हमें एक कोड को क्या चलाना है, अपना इनफाइनाइट तक चलाना है, यानी कि हम चाहते हैं जब तक कंडीशन ट्रू रहे, जब तक हमारे वो जो ट्रू कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होती रहे। तो फॉर क्या था, एक रेंज तक चल रहा था, पर व्हाइल क्या है, जब तक कंडीशन ट्रू है जब तक व्हाइल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ब्रेक नहीं होगा। जब आप उसे खुद ब्रेक करना चाहोगे तभी क्या होगा, वो ब्रेक होगा। तो इस तरह से हमारा व्हाइल जो है वो काम करता है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले सिंटेक्स पढ़ते हैं। सिंटेक्स क्या है, देखो सिंटेक्स में क्या है, सिंटेक्स में हम व्हाइल लिखेंगे, व्हाइल के बाद जो भी कंडीशन को हमें टेस्ट करना है तो टेस्ट कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद जो भी हमें व्हाइल के अंदर जो एग्जीक्यूट करने के लिए लिखना है तो वो बॉडी ऑफ व्हाइल लिखेंगे। पर ऐसे समझ नहीं आएगा तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कि आपको क्या करना है, प्रिंट कराना है फर्स्ट 5 जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं उनको प्रिंट कराओ। एक तो हमने फॉर लूप लगा के देखा, अब एक व्हाइल लूप लगा के देखते हैं कि व्हाइल से किस तरह से चलेगा। तो देखो सबसे पहले आपका काउंट क्या होगा, 1 होगा, कि एक नंबर जो है वो प्रिंट कराओ। तो आपका काउंट क्या होगा, काउंट होगा आपका 1। उसके बाद जब तक हमारा क्या हो, जो व्हाइल काउंट है, यानी कि जब आपको काउंट कब तक चलाना है, आपके 5 नंबर तक चलाना है। तो जब तक या तो आपके काउंट किया तो 1, 4, 5 से कम हो तो चलता रहे, क्योंकि हमें पहले 5 नंबर चाहिए, तो पहले 5 नंबर क्या है, या तो 5 से कम हो गया 5 के बराबर होंगे। तो जब तक हमारा व्हाइल काउंट क्या है, जब तक वो 5 से कम है या 5 के बराबर है तब तक आप क्या करो, उस काउंट को चलाते रहो और फिर प्रिंट करा दो अपने उस काउंट को। अब जैसे मान लो कि पहला काउंट आपका 1 है, वो क्या है 5 से छोटा है, तो आपने क्या किया, 5 से छोटा है, देखो ये कंडीशन या तो छोटा हो या बराबर हो, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये छोटा है। तो यहाँ पे प्रिंट में क्या आ जाएगा, काउंट प्रिंट हो जाएगा। काउंट के अंदर 1 था ना, तो प्रिंट होकर काउंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको आगे एग्जीक्यूट करना है तो बार बार 1 थोड़ी ना प्रिंट कराते रहोगे। तो हमने क्या किया, काउंट के अंदर काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। तो मैंने बताया था जब हमने रूल्स पढ़े थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे, तो तब उसमें काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 हो गया। तो पहले काउंट क्या था, पहले काउंट 1 था, तो इसका मतलब ये सी की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, अब हमारा काउंट हो जाएगा 2। तो अब अगर इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, तो अब काउंट की वैल्यू हो गई 2। सो 2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5। तो हमें दिख रहा है कि वो स्मॉलर है, तो अब 2 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि पहले 1 प्रिंट हो चुका है। तो अब 2 जैसे यहाँ पे आया तो काउंट की वैल्यू क्या थी, 2। अब 2 + 1 करोगे तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। 3 भी क्या है, छोटा है हमारे 5 से, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। 3 में हम 1 दोबारा जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 भी हमारा छोटा है 5 से। उसके बाद जैसे आपने क्या किया, जैसे यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब 4 = 4 + 1, तो 4 + 1 क्या होता है, 5 होता है। तो 5 छोटा नहीं है और बराबर है 5 के, तो इसलिए 5 भी यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे काउंट की वैल्यू 5 हो गई और 5 + 1 आपने किया 6, तो 6 हमारा क्या है, अगर हम 6 देखें तो 6 ना तो यहाँ पे छोटा है और ना ही बराबर है 5 के। तो इसलिए ये वाली जो लाइन है, ये जैसी हमारी व्हाइल की जो कंडीशन है, जो ट्रू कंडीशन है, वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि ना तो 6 छोटा है और ना ही 6 बराबर है। तो इसलिए जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो वहां पे हमारा जो ब्रेक कह सकते हैं कि हमारा जो जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या हो गया, यहाँ पे एग्जीक्यूट होना बंद हो गया और वो ब्रेक हो गया। तो सिर्फ 5 तक ही क्या हो पाया, प्रिंट हो पाया। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको एग्जांपल दे रखा है कि आप क्या करो, व्हाइल
का यूज कर रहे हो, व्हाइल लूप का यूज कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे फाइंड कर रहे हो फैक्टर्स ऑफ अ होल नंबर। किसी भी एक होल नंबर क्या फैक्टर्स को क्या कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ। आपने नम के अंदर एक इनपुट क्या करा है, आपने एक फैक्टर जो है, एक नंबर जो है जिसका आपको फैक्टर निकालना है, वो है फैक्टर, आपने वो नंबर सॉरी आपने अपना इनपुट करा लिया। फिर आपने प्रिंट कराया 1, क्योंकि 1 तो हर एक का रहेगा, तो 1 एंड इक्वल्स टू आपने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के दे दिया। फैक्टर आपको देखना है, तो फैक्टर देखने के लिए आप क्या करोगे, अगर वो डिविजिबल है तो आप उसको फैक्टर इक्वल्स टू 2 करोगे। वाइल फैक्टर इज स्मॉलर देन इक्वल टू नम डिवाइड बाय 2। जब तक हमारा फैक्टर क्या है, छोटा है या बराबर है उस नंबर के, क्योंकि अगर हमें ऑब्वियस बात है, जैसे मेरे को किसी भी एक नंबर का फैक्टर निकाला, जैसे यहाँ पे 6 का एग्जाम्पल दिया, तो 6 या तो अगर उसे फैक्टर निकालना है तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 और 6। तो जब तक हमारा देखो, बाकी अगर हम देखें तो 6 से बाकी सारे नंबर क्या है, छोटे हैं, और 6 अपने आपस में बराबर है। तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वाइल फैक्टर, जो भी फैक्टर निकालना है मुझे, अगर वो क्या है, अगर अपने से छोटा है या फिर अपने बराबर है, तो इसलिए मैंने उसे क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। सो इफ नम परसेंटेज फैक्टर इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि हाँ फिर तो वो हमारा फैक्टर है, और फैक्टर को आपस में आगे जाके क्या कर देंगे, फैक्टर प्लस 1 डिवाइड करके यहाँ पे आंसर लिख देंगे। तो जब से आप इस कोड को रन करोगे तो आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे 1 2 3 6, क्योंकि फैक्टर क्या होगा, फैक्टर उस नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने कहा कि 15 किस का फैक्टर आएगा, तो 1 का आएगा, 2 का नहीं आएगा, क्योंकि 2 जो है उसे पूरी तरह डिवाइड नहीं करेगा, तो इक्वल्स टू रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो 2 प्रिंट नहीं होगा। पर हाँ 3 आ जाएगा। 3 क्यों आएगा, क्योंकि 3 को जैसे हम 15 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे 0 लिख कर आ जाएगा, तो इसलिए 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह से 5 आ जाएगा, तो और यहाँ पे 15 खुद आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपके जो फैक्टर्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। आप ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट देख रहे हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू है क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ब्रेक और कंटिन्यू है क्या। ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, कि जब आपको क्या करना है, कोई एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हो रहा है पर आप उसे बंद करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, ब्रेक करना चाहते हो किसी भी एक पॉइंट पे लाकर, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करोगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट आप यूज करते हो कि आपका एक प्रोग्राम है, मान लो आपको उसमें से एक पर्टिकुलर चीज हटानी है, तो आप उसको हटाओगे, पर आप चाहते हो कि बाद में वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता रहे, कंटिन्यू चलता रहे, ऐसा ना हो कि कुछ होने के बाद वो खत्म हो जाए। आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हो, उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप कंटिन्यू का यूज करोगे। ब्रेक का अगर हम एग्जांपल समझो तो ब्रेक स्टेटमेंट को किस तरह से यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे देखा नंबर इज इक्वल टू 0, नम इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, 0 दे रखा है। फॉर नम इन रेंज 10, नम की रेंज हमने क्या दे दी, 10 तक दे दी, तो 0 से लेकर 10 तक हमारी रेंज जो है वो वहां पे जाएगी। तो 10 तक अगर जाएगी तो यानी कि लास्ट नंबर क्या होगा, हमारा 9 होगा। तो नम को हमने क्या कर दिया, नम अभी 0 है, तो नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, यानी कि नम अगर हमारा 0 था, ऊपर हमने वैल्यू दे रखी थी नम इज इक्वल टू 0, तो नम अब हम क्या करा रहे हैं, नया नम ले रहे हैं, नम इज इक्वल टू नम यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। सो अब हमें बोल रहा है कि इफ नम इक्वल्स टू 8, जैसे ही हमारा नम ऐड करने पे 8 के बराबर आ जाए तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो और प्रिंट कराओ बाकी सारे नंबर जो हमारे ऐड हो रहे हैं, यानी कि मतलब बाकी सारे जो हमारे पास आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे बोला कि पहला हमारा नम क्या है, जैसे नम अभी पहला क्या है 0 है, तो नम इक्वल्स टू 0 प्लस 1, तो वो क्या हो गया, वो हो गया 1। बट 1 इक्वल्स टू जैसे मैंने 8 रखा तो मेरे को दिखा कि नहीं 1 तो 8 के बराबर नहीं है, तो ब्रेक नहीं होगा और वो प्रिंट हो जाएगा कि नम हैज वैल्यू, जो भी हमारा str नम है, अभी हमारा स्ट्रिंग में नंबर जो है उसकी वैल्यू क्या है 1, तो नम हैज वैल्यू 1। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है आगे एग्जीक्यूट होगा। अब मेरे नम की वैल्यू क्या हो गई थी, 1 हो गई थी, 0 प्लस 1 1, तो अब मेरे नम की वैल्यू है 1, तो 1 यहाँ से चल के आएगा 1। अब देखो नम की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 इक्वल्स टू 8, नहीं ये भी बराबर नहीं है, तो ब्रेक अभी भी नहीं होगा। जब 8 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा तब हमारा क्या होगा, प्रोग्राम ब्रेक होगा। तो इस तरह से चलता रहेगा। और जैसे मान लो कि अब जो हमारा प्रोग्राम है उसका नम की वैल्यू हो गई 7, अब नम इज इक्वल टू 7 प्लस 1 हो गया। अब जैसे 7 तक तो हमारा प्रिंट हुआ, अब जैसे 7 प्लस 1 यहाँ पे हुआ तो उसका मतलब क्या होगा 8, तो इफ नम 8 इक्वल्स टू 8 आ गया, 8 इक्वल्स टू 8, हाँ तो ये कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई हमने देखा कि इंडेंटेशन देखे हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि ब्रेक होना है। तो ब्रेक होने के बाद सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद इसके नीचे के जितने भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। पर देखो ये इंडेंटेशन के बाहर का हमें मैसेज दे रखा है, तो इसलिए ये वाला जो बाहर वाला है, जो अगर आप ये देखोगे ये तो हमारा एक ही लूप चल रहा है, एक ही ब्लॉक है हमारा, पर ये वाली जो लाइन है ये क्या है, इस ब्लॉक से बाहर वाली है, इसलिए ये तो प्रिंट होगी, पर हमारी जो ये वाली प्रिंट है ये वाला प्रिंट नहीं होगा क्योंकि उसी ब्लॉक के अंदर आ रहा है। तो आप समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इंडेंटेशन का भी यूज करते हैं। तो जैसे ही 8 इक्वल्स टू 8 आएगा हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा और क्या होगा, लास्ट में प्रिंट होगा आएगा एनकाउंटर्ड ब्रेक,
और आउट ऑफ लूप। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। अब अगर आगे बात करें, एक और एग्जांपल दे रखा है तो इसको भी अपने कर सकते हो, खुद रीड कर सकते हो। इसमें नेगेटिव नंबर्स की एंट्री देखनी है आपको, नेगेटिव नंबर्स को नहीं आने देना, ये आपको यहाँ पे समझना है। तो इन प्रोग्राम्स को आप क्या करोगे, रीड करोगे, क्योंकि मैं ये प्रोग्राम आपको क्या है ऑनलाइन जो है अपने पाइथन में रन करके आपको दिखाऊंगी। कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का हम यूज करता है ताकि हमें, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि मेरा ये प्रोग्राम क्या था, ये वाला जो प्रोग्राम हमने देखा इसमें क्या हुआ, जैसे ही वो 8 के बराबर आया हमारा प्रोग्राम जो है वहां जाके ब्रेक हो गया। पर हमारा जो 9 नंबर था, जो 9 हो सकता था कि 8 + 1 = 9, तो 9 तो 8 के बराबर नहीं आता, तो 9 तो प्रिंट हो सकता था ना, पर 9 प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे उससे पहले मैंने उसको ब्रेक कर दिया, उसके आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो ये तो ब्रेक है कि खत्म ही कर दो, आगे वाली चीज भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। पर कंटिन्यू क्या है, कंटिन्यू है भाई थोड़ा सा समझदार, ये क्या करेगा, जो चीज ब्रेक करनी है, जो चीज हटानी है उसे हटा देगा, पर हट गई तो हट गई, अब मुझे आगे तो बढ़ने दो। तो वो क्या करेगा, जो हटाना था वो हटा दिया, पर उसके आगे फिर वो क्या करेगा, उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रिंट वैल्यू फ्रॉम 0 to 6 एक्सेप्ट 3, यानी कि हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने प्रिंट करा 0 से लेके 7 नंबर तक हमने प्रिंट करे, सॉरी 1 से लेके 7 नंबर तक प्रिंट करा, 8वां ब्रेक कर दिया। पर यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला कि 0 से लेके 6 तक तो हमारे जो वैल्यूज है वो आनी चाहिए, पर सिर्फ और सिर्फ 3 नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से इसे किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम नम की वैल्यू क्या करेंगे, पहले की तरह 0 डालेंगे। 0 डालने के बाद हमारी रेंज क्या है, 6 तक, 6 तक की रेंज है, तो रेंज हमारी क्या होती है, हमेशा एक कम आती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिनट से इरेज करते हैं, यहाँ पे देखो 6 तक की रेंज यानी कि 0 से 6 नंबर तक हमें जाना है, वैल्यूज है हमारी। तो नम अभी क्या है, हमारा नम है 0, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा 1। तो इफ num = 3, तब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे आगे। ब्रेक नहीं बोला, ब्रेक का मतलब वो प्रिंट भी नहीं होगा और आगे भी नहीं बढ़ेगा। कंटिन्यू का मतलब है कि अब कुछ प्रिंट नहीं कराना, बस आगे बढ़ जाओ, तो इसलिए हमने कंटिन्यू कर दिया। तो जैसा मैंने कहा 1 = 3, ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ, कंटिन्यू नहीं हुआ, हमारी प्रिंट हो गई num हैज वैल्यू। अब जो भी 3 है या 1 है, जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगा, तो num हैज वैल्यू 1। अब num की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई थी, तो इसे रेज करते हैं। नम की वैल्यू जैसी हमारी क्या हुई, यहाँ पे 1 हो गई, देखो 1, तो अब नम = क्या होगा, 1 + 1, अब 1 + 1 क्या होता है 2, सो 2 = 3 जैसे हम देखेंगे तो हम कहेंगे नहीं, ये कंडीशन तो कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो बराबर ही नहीं है। तो अब क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे नम हैज वैल्यू 2। पर जैसे ही नम की वैल्यू 2 हुई, इसे रेज करें और देखें तो नम की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो अब 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, सो 3 = 3 हो गया। तो हाँ, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। तो इसलिए जैसे ये ट्रू कंडीशन है, तो इंडेंटेशन के बाद देखो कॉलन लगाया ना, इंडेंटेशन के बाद हमारी ये वाली जो लूप है ये चलेगी, तो कंटिन्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इफ वाली जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्या होगी, फॉलो होगी, तो कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू यानी कि इसका मतलब है कि यहीं से हमारा प्रोग्राम जो है वापस ऊपर चला जाएगा और कुछ भी नीचे प्रिंट नहीं होगा। तो 2 प्रिंट होने के बाद हमने देखा कि 3 प्रिंट नहीं होगा, तो उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे वैल्यू तो पर 3 हो गई थी ना, तो इसलिए 3 हो जाएगा। सो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और 4 क्या होता है हमारा, 4 होता है यहाँ पे हमारा, 4 = 3 हमारा नहीं होता, इसलिए क्या होगा, प्रिंट होगा num हैज वैल्यू 4। और ऐसे करते 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 हमारे 6 तक क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और आखिरी में जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट है प्रिंट एंड ऑफ द लूप, वो भी क्या हो जाएगी, अपने आप में प्रिंट यहाँ पे हो जाएगी। तो अब समझ में आया किस तरह से ये सारी चीजें जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, जो कंटिन्यू लूप है, वो जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हुई। अब बात करते हैं मैं नेस्टेड लूप की। नेस्टेड लूप क्या है, लूप के अंदर लूप चलाना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि इफ के अंदर हमने क्या किया, एक और कंडीशन डाल दी और इफ वाली कंडीशन ही फॉलो होगी, अब बाहर वाली कंडीशन नहीं फॉलो होगी। तो नेस्टेड लूप का मतलब वही है कि जब आप क्या करते हो, एक चीज चला रहे हो, प्रोग्राम रन कर रहे हो, उसके अंदर आपने कंडीशन डाली और उस कंडीशन के अंदर भी आप अपनी कंडीशन चला रहे हो। तो लूप के अंदर लूप जब आप चलाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है, इस प्रोग्राम को समझते हैं। इस प्रोग्राम में क्या दिया है, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है नेस्टेड लूप का, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो फॉर वेर इन रेंज वेर 1 इन रेंज 3, आपने वेर 1 की रेंज क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। फिर उसके बाद आप क्या कराओगे, प्रिंट कराओगे इटरेशन, उसके बाद स्ट्रिंग हमें टाइप कन्वर्ट करना होता है ना, इसलिए तो स्ट्रिंग var1 + var ऑफ आउटर लूप। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आपने दूसरा, अब मैं समझाती हूँ ये हो क्या रहा है, फॉर var2 इन रेंज 2। अब देखो ध्यान से देखना, आपने सबसे पहले पहली कंडीशन दी, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे कॉलन लगाया,
तो यानी कि पहला इंडेंटेशन आया, उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी दूसरी कंडीशन लिखी, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, दोबारा से फॉर लूप लगाया और फिर क्या किया, कॉलम दिया, इंडेंटेशन दी। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको दोबारा से क्या किया, देखो पहले लूप के अंदर ही दूसरा लूप आपका चलने लगा, फॉर लूप था उसके अंदर ही आपका दूसरा फॉर लूप चलने लगा। तो ये हमारा लूप के अंदर लूप चलना होता है। जैसे कि आपको क्या दिया, इटरेशन वन ऑफ आउटर लूप, यानी कि आपने वेर वन की रेंज क्या थी, 0 से 3 तक दे रखी है। फिर उसी तरह से आपकी वेर टू की रेंज क्या है, 0 से 2 तक रेंज है। इसको आपको क्या करना है, प्रिंट करते चलना है। तो प्रिंट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप आउटपुट में देखोगे तो पहला क्या बोला है, प्रिंट करोगे इटरेशन प्लस स्ट्रिंग वैल्यू, जो वेर वन है वो उसमें प्लस कर दोगे 1 को। तो पहले आपके वेर वन की रेंज देखो तो 0 1 2 इस तरह से आएगी। तो देखो आपकी रेंज क्या है, यहाँ पे 3 तक जा रही है। तो पहले प्रिंट क्या करोगे, इटरेशन, स्ट्रिंग वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी, वेर वन जो है पहले आपकी क्या थी 0, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, सो 1 ऑफ आउटर लूप, ये आपका क्या हो गया, प्रिंट हो गया। उसके बाद आपके दूसरे नीचे आपकी बात आती है कि 0 फॉर वेर टू इन रेंज 2, यानी कि वेर टू की रेंज क्या है 0 और 1 यहाँ तक जा रही है। तो प्रिंट करेंगे वेर 2 + 1, तो वेर 2 की रेंज क्या है हमारी, पहले होगी 0, फिर 0 + 1 क्या आ जाएगा 1, तो ये प्रिंट हो गया। उसके बाद आपका क्या प्रिंट होगा, ऐसे ही फिर ये लूप दोबारा चलेगा और फिर 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। और जैसे आपका ये प्रोग्राम रन होना खत्म हुआ, क्योंकि रेंज 1 तक ही जा रही है ना, सॉरी रेंज 2 तक जा रही है, तो लास्ट आइटम आपके पास 1 है, ये खत्म हो जाएगा आइटम। तो उसके बाद आप क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे आउट ऑफ द इनर लूप, और लास्ट वाला आपको प्रिंट हो जाएगा प्रिंट आउट ऑफ द आउटर लूप। तो यानी कि हमारे दोनों लूप जो थे इनर और आउटर दोनों क्या होगा, एग्जीक्यूट हो गए। तो इस तरह से जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या करेगा, यहाँ पे रन करेगा। तो ये हम आपका एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आप पढ़ सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में भी पूछ लेता है, टीचर्स भी पूछ लेते हैं। यहाँ पे आपको पैटर्न बनाना है। पैटर्न जैसे आपने देखा होगा कि इस तरह से आपका पैटर्न जो है वो बनकर आए, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो इस तरह से पैटर्न बनना चाहिए। तो किस तरह से बनाओगे इसे, तो यहाँ पे आपका लूप जो है वो काम आएगा। जैसे आपने नम के अंदर एंटर कराया, आपने इंटीजर्स को जनरेट कराया, यहाँ पे आप पूछोगे कि कितने का पैटर्न बनाना है, 5 तक बनाना है, 6 तक बनाना है, 10 तक बनाना है। तो वो पैटर्न के लिए आपको अपना नंबर जो है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा कि कितना पैटर्न आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आपने 5 एंटर किया तो आपको देखो 5 तक जो पैटर्न है वो बनकर आया। अगर आप 10 एंटर करते हैं तो 10 तक आपका वो पैटर्न क्या है, बनकर आता। तो अब देखो आगे बात करें, फॉर आई इन रेंज 1 नम + 1, यानी कि जैसे नम में आपने क्या डाल दिया, मान लो जैसे 5 डाल दिया। अब आप रेंज लगाओगे तो रेंज तो एक कम तक चलती है ना, तो आपको एक ज्यादा चाहिए, तो इसलिए आप नम + 1 यहाँ पे शुरू करोगे। रेंज आपकी 0 से शुरू ना हो, 1 से शुरू हो, तो इसलिए आपने आगे 1 लिखा, क्योंकि रेंज में हम बताते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ पे। तो अगर हमारे यूजर को 5 तक एंड चाहिए तो रेंज तो आपको 6 तक देनी पड़ेगी ना, तो इसलिए नम + 1 हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये हो गया। उसके बाद फॉर जे इन रेंज 1 फॉर 1 i + 1, अब i के अंदर जो भी रेंज आई होगी उसके अंदर आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे +1, ताकि क्या हो, जैसे अगर आपने बोला 5 तक आपको चाहिए तो आप रेंज बढ़ा दोगे 6 तक। 6 तक बढ़ाने के बाद आपको ये भी जो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए आपने j के अंदर सेव कराया, फॉर j इन रेंज 1 i + 1, यानी कि जैसे पहला आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 1 के बाद आपको 1 और 2 भी तो फॉलो करना है ना, वरना आपको तो 1 1 1 1 1 1 ही प्रिंट होता रहेगा। तो इसलिए ये प्रिंट ना हो 1 के बाद 1 2 1 2 के बाद 1 2 3, तो इस तरह से आपके नंबर बढ़ते जाएं। तो इसलिए आपकी i की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। जैसे पहले आपके i के अंदर आया होगा 1, फिर i के अंदर आया होगा 2 फिर i के अंदर आया होगा 3, तो इसलिए i + 1, जैसे पहले अगर आपका 0 आया होगा तो 0 के अंदर प्लस हुआ होगा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया होगा। फिर i के अंदर 1 आ गया तो 1 + 1 हुआ होगा 2, तो उस तरह से यहाँ पे जो वैल्यूज है वो यहाँ पे एंटर होती गई है। तो ये प्रोग्राम आपको जैसे आप रन करोगे तो प्रिंट कराओगे जे को प्रिंट कराने के बाद आप एंड में क्या करोगे, इस तरह से स्पेस दे दोगे, फिर प्रिंट करा दोगे लास्ट में। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको प्रोग्राम यहाँ पे रन होना शुरू होगा। तो मान लो आपने क्या किया, पैटर्न के लिए आपको 5 तक चाहिए था, तो यहाँ पे 1 फॉर i इन रेंज क्या है 1 से लेके 5 तक, तो आपकी रेंज शुरू होती है 1 से, और नम + 1 यानी कि 5 + 1 6 तक जाएगी, यानी कि 5 तक जाएगी। उसके बाद फॉर j इन रेंज 1 i + 1, अब आपकी i की रेंज जैसे पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो इसमें आपका यहाँ पे क्या हुआ, वही पैटर्न फॉलो होता गया। पहले लिखा है 1, अब जैसे रेंज पहले 1 से शुरू हुई थी तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो देखो दूसरी लाइन में 1 + 2 आया। फिर उसके बाद रेंज दोबारा क्या थी 1,
तो 1, अब i के पास क्या आ गया 2, तो 2 + 1 3, तो 1 2 3 भी आया। तो इस तरह से कंटिन्यू करते करते वहाँ पे 1 2 3 4 5 तक आपकी जो रेंज है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो गई। तो इस तरह से आपको प्रोग्राम बना है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे आपको प्राइम नंबर भी देखने को बोला है और एक और एग्जाम्पल में आपको फैक्टोरियल भी बोला है। तो ये आप खुद रीड करेंगे। अगर आपको डाउट आता है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है ये प्रोग्राम मैं आपको खुद रन करके भी दिखाऊंगी, तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आई होप मैंने जो भी पढ़ाया वो आपको अच्छे से सारा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।